गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। आज लेक्चर 2 में आपके सामने लेकर आया हूं इनकम टैक्स लॉ, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा ओवरव्यू ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, जिसमें हमने पूरे इनकम टैक्स का लॉ का ओवरव्यू किया, इसके कंपोनेंट्स देखे। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और कोर्ट्स जजमेंट्स जो है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स लॉ को समझे कैसे, कैसे इसका इंटरप्रिटेशन करें, कैसे इसे हम इसका मीनिंग निकालें, कैसे जनरल यूज के लिए हम इसके यूज करें। तो आइए हम लोग आज देखते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ को कैसे हम इंटरप्रिटेट करें और कैसे हम लॉ को समझें। डियर फ्रेंड्स, जब आप इनकम टैक्स लॉ या बेयर एक्ट रिफर करते हो तो आपको बहुत से उसमें प्रोविजन मिलते हैं, तो उस प्रोविजन को समझना कैसे है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हर जो टैक्स लॉ है उसमें एक चार्जिंग प्रोविजन होता है। जो भी टैक्स को लेविड किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, वो एक चार्जिंग सेक्शन के द्वारा किया जाता है। तो जो चार्जिंग सेक्शन जो होता है वो इम्पोज करता है चार्ज या लायबिलिटी टू पे टैक्सेस। कोई पर्सन टैक्स में आता है इस एम्बिट में, तो वो क्लियरली जब तक वो चार्जिंग सेक्शन के वर्ड्स में डिफाइन नहीं रहेगा, क्लियरली मेंशन नहीं होगा, तब तक उस पर टैक्स आप इंपोज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट टू सर्टेन डिडक्शन कंडीशन दिए रहते हैं उसमें। हाउएवर चार्जिंग सेक्शन को जो हम समझना चाहिए, हमें स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसको लिबरली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आप पर भी अप्लाई होता है, नहीं। इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द एक्ट, इज अप्लाई ऑन द एवरी पर्सन, जीएसटी अप्लाई ऑन द सप्लाई। तो इस तरह आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए चार्जिंग प्रोविजन में कि एक कैसे उस पर अप्लाई होगा। सब्जेक्ट टू कंडीशंस एग्जम्पशन जो भी है वो आपको मेंशन होंगे उसमें। दूसरा ये देखते हैं कि मशीनरी प्रोविजंस। देखिए मशीनरी प्रोविजन जो होता है, जो कैसे हम जो चार्जिंग सेक्शन के द्वारा जो चार्ज क्रिएट किया गया है उसको कैसे असेस करें या कैसे कलेक्ट करें, उसका मशीनरी उसमें प्रोवाइड रहता है। तो मशीनरी और जो चार्जिंग प्रोविजन है दोनों इंटीग्रेटेड कोड होते हैं। तो इस मशीनरी प्रोविजन को देखिए, मशीनरी प्रोविजन से क्या है, जो मशीनरी मैकेनिज्म जो है आपका असेसमेंट कलेक्शन का वो वर्केबल हो जाए, इसलिए मशीनरी प्रोविजन दिया जाता है आपको। असेसमेंट डिटरमिनेशन ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी, कैसे असेस करें आपकी टैक्स लायबिलिटी, क्या प्रोसीजर हो उसका, कैसे रिटर्न फाइल करें हम, कैसे हम उसको लायबिलिटी को चेक करें। तो ये सब सारी कुछ जो है जो मशीनरी प्रोविजंस है। अब देखिए पेनल प्रोविजन होते हैं। तो पेनल प्रोविजन को देखिए स्ट्रिक्टली मैनर में कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिबरली कि आप पे भी पेनल प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली मैनर में इसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। अगर एम्बिग्युइटी है तो हमेशा एम्बिग्युइटी के केस में टैक्स पेयर को जो डाउट का बेनिफिट हमेशा टैक्स पेयर को जाता है। टैक्स पेयर शुड बी इंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ द डाउट। कोई भी अगर डाउट है उसका बेनिफिट टैक्स पेयर को जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं डीमिंग प्रोविजन। देखिए डीमिंग प्रोविजन क्या होता है, जो आपकी जो जैसे इनकम टैक्स में इनकम का जो चार्जेबिलिटी है उसके स्कोप को इनलार्ज करने के इंटेंशन से दिया जाता है। हेड, पर्टिकुलर हेड या स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ सर्टेन प्रोविजन, तो उसको इनलार्ज करने के लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि वो सारे मैटर्स होते हैं, अगर वो मे नॉट फॉल विद इन द प्रोविजन। अगर मान लीजिए डायरेक्ट प्रोविजन में वो कवर नहीं होते हैं तो डिमिंग प्रोविजन से वो कवर में आते हैं। तो डिमिंग प्रोविजन को जैसे मान लीजिए कुछ डिफिनेशन है कि ये हाँ दिस मीन्स एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन इंक्लूड्स, ठीक है। तो ये या डीम टू बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई। तो इस तरह के जो डीमिंग प्रोविजन है तो इस स्कोप को आपके इनलार्ज कर रहा है कि पर्सन के डेफिनेशन को इनलार्ज कर रहा है या इनकम के डेफिनेशन को इनलार्ज कर रहा है। तो डीमिंग प्रोविजन को स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इस मतलब क्या होता है कि फुल इफेक्ट
और एंड कैरी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है, इट शुड बी गिवन इट्स फुल इफेक्ट एंड कैरी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, आपका लॉजिकल कंक्लूजन आना चाहिए उससे। अपील एंड रिफंड प्रोविजन में देखिए, देखिए राइट ऑफ अपील जो होता है, एवरी टैक्स पेयर का राइट होता है, राइट ऑफ अपील, और ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन से आता है। तो राइट ऑफ अपील आपका कहां से, राइट ऑफ अपील है, तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन में मेंशन होगा कि राइट ऑफ अपील है, ठीक है, इंप्लाइड नहीं होता, ये एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेसली मेंशन होता है लॉ में। तो अपील प्रोविजन should be interpreted liberally, constitute liberally in a reasonable and practical manner। इसी तरह रिफंड का जो प्रोविजन है तो also should be read liberally in favor of the taxpayer। तो क्योंकि ये राइट ऑफ अपील, ठीक है, ग्रांटिंग ऑफ रिफंड, ठीक है, तो ये जो हमेशा आपको टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और रीजनेबल मैनर में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। प्रोविजन गिविंग एग्जेम्पशन एंड रिलीफ, तो आप देख रहे हैं कि एग्जेम्पशन और रिलीफ का जो प्रोविजन होता है, डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, रिलीफ है, उसको लिबरली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए और इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर इंटरप्रेट किया जाना चाहिए इसको, तो दैट इसका इफेक्ट दे सके, जो लॉ या लेजिस्लेचर का जो इफेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको इफेक्ट में दिया जा सके। क्या लॉ में प्रोविजन, क्या हमें टैक्स प्लानिंग के लिए क्या एग्जेम्पशन दिए गए हैं, क्या डिडक्शन दिए गए हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को ओमिट करे, ठीक है, ना कि उस ऑब्जेक्ट को डिफीट करे, इसलिए इसको लिबरली इंटरप्रेट होना चाहिए। तो हमने आज देखा कि चार्जिंग प्रोविजन क्या होता है, मशीनरी प्रोविजन क्या होता है, पेनल प्रोविजन क्या होता है, डिमिंग प्रोविजन क्या होता है, अपील एंड रिफंड प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन गिविंग एग्जेम्पशन एंड रिलीफ क्या होता है। तो इस आप जब कोई भी सेक्शन को आप रिफर कीजिए तो आप टैक्स लॉ को जब रिफर करते हैं, इवन इनकम टैक्स से नहीं, आप इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम्स या कोई भी लॉ आप रिफर करते हैं इसमें टैक्स लॉ में, तो उसमें चार्जिंग प्रोविजन होता है, मशीनरी प्रोविजन होता है, पेनल प्रोविजन होता है, डिमिंग प्रोविजन होता है, अपील एंड रिफंड प्रोविजन होता है, और कोई एग्जेम्पशन या रिलीफ प्रोवाइड किया है उससे रिलेटेड प्रोविजन होता है। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, अब चार्जिंग प्रोविजन है, मशीनरी प्रोविजन है, पेनल प्रोविजन है, तो इसको आपको स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। रीजन है कि देखिए अब चार्जिंग, किसी पर्सन को हमको चार्ज करना है टैक्स से, तो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे तो इसको लिबरली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ भाई आप भी आ जाओ, नहीं, स्पेसिफिक मेंशन कि चार्ज क्रिएटेड ऑन एवरी पर्सन और एवरी पर्सन मींस दिस, तो दैट्स अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली, जस्ट लाइक मशीनरी प्रोविजन, मशीनरी प्रोसीजर और चार्जिंग प्रोविजन इंटीग्रेटेड कोड होता है, तो इसे भी आप स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट। पेनल प्रोविजन, पेनल प्रोविजन भी हमेशा स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, और जहां कहीं डाउट है तो उसका बेनिफिट है जो टैक्स पेयर को जाना चाहिए। तो ये इंटरप्रिटेशन के इनकम टैक्स में कुछ रूल्स थे। आइए अब हम लोग देखते हैं इंटरप्रिटेशन में हमें किस चीजों से सहायता लेनी चाहिए। एड्स टू इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में कुछ इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन है, कुछ है एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन, कैसे हमको करना समझना चाहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन, कैसे लॉ को इंटरनल एड्स कहां से मिलता है। एक्सप्लेनेशन, प्रोविजो, नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज, मार्जिनल नोट्स एंड हेडिंग, डेफिनेशन क्लॉज एंड अनडिफाइंड वर्ड्स है, इसको कैसे हम समझें, एक्सप्लेनेशन की क्यों जरूरत होती है, क्या एक्सप्लेन करता है ये, प्रोविजो का मतलब क्या होता है, नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज ओवरराइडिंग क्लॉज का मतलब क्या होता है, मार्जिनल नोट्स एंड हेडिंग्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्लॉज क्या होता है, अनडिफाइंड वर्ड्स क्या होते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन में देखेंगे लिस्टिव हिस्ट्री क्या है, सर्कुलर कोई आता है, स्पीच है, ठीक है, जैसे बजट में आपको फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच आता है, एक्सप्लेनेटिव मेमोरेंडम आता है, डिक्शनरी मीनिंग है, तो एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन है। तो आइए हम लोग वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करें। इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन, तो इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अब जब देखते होंगे इनकम टैक्स का कोई भी सेक्शन आप देखते होंगे तो आप उसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 9 देखिए, तो सेक्शन 9 में आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन है, इनकम एक्टिव
डीम्ड टू बी एक्टिव और राइज इन इंडिया। ठीक है, इसी तरह बहुत जगह आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह आप रेजिडेंट के डेफिनेशन में देखते हैं वो तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अब एक्सप्लेनेशन क्या होता है? तो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करता है, क्लैरिफाई करता है क्या सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो मेन प्रोविजन के सेक्शन में लिखा हुआ है, तो सर्टेन वर्ड्स या एक्सप्रेशन जो है उसको एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनेशन जो देखिए सेक्शन में अपेंडेड होता है, सेक्शन के नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन 1 2 3 इस तरह भी लिखा हुआ रहता है। तो ये सेक्शन का इंटीग्रेटेड पार्ट है उसका, और इसको ऐसा नहीं है कि इस मतलब डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। इसका अगर सेक्शन को हटा दिया जाए तो एक्सप्लेनेशन का क्या अर्थ है? सेक्शन को एक्सप्लेन करता है, उसमें जो वर्ड्स हैं या एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्लेन करता है वो, और सेक्शन से इंडिपेंडेंट इसको नहीं देखा जा सकता, तो इंटीग्रल पार्ट है। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में जो एक्सप्लेनेशन है जो मेन सेक्शन को स्कोप को वाइडर करता है, ठीक है, बाय लीगल फिक्शन, इंट्रोड्यूसिंग लीगल फिक्शन, डीमिंग प्रोविजन करके, ठीक है, लीगल फिक्शन करके कभी कभी ये एक्सप्लेन करता है सेक्शन को। तो ये होता है एक्सप्लेनेशन। जो इंटरनल एड्स और टू कंस्ट्रक्शन, मतलब सेक्शन के अंदर में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इंटरनल एड है टू कंस्ट्रक्शन है। आइए हम लोग समझते हैं प्रोविजो। देखिए प्रोविजो, आप बहुत से स्टूडेंट है प्रोफेशनल भी बन जाते हैं, तो प्रोविजो, हाँ भाई प्रोविजो है। प्रोविजो का मतलब थोड़ा हम मतलब समझते हैं, प्रोविजो एक्चुअली है क्या। कभी कभी हम देखते हैं प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन है, क्वालिफाई प्रोविजन है, कुछ कंडीशन जुड़े रहते हैं प्रोविजो से मतलब। तो जनरली जो प्रोविजो का फंक्शन जो है, जो कार्व आउट एंड एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन बताता है या फिर प्रोविजन को क्वालिफाई करता है कि सब्जेक्ट टू ये कंडीशन एक तरह से हो गया। ठीक है, प्रोविजो कैन नॉट कंट्रोल, इनएक्टमेंट जो है उसको कंट्रोल नहीं करता। तो ये प्रोविजो अप्लीकेबल तब तक नहीं होगा जब तक मेन प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेन प्रोविजन अप्लीकेबल होगा तभी प्रोविजो अप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि मेन प्रोविजन से आप प्रोविजो को आप सेपरेट देख रहे हो, नहीं, मेन प्रोविजन अप्लीकेबल होगा तभी प्रोविजो अप्लीकेबल होगा, और इसको कॉन्स्टिट्यूट हार्मोनियसली विद द मेन प्रोविजन के साथ कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। ठीक है, द मेन प्रोविजन के हार्मोनियसली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। आइए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 80GGD और 80GGC, जिसमें बताया गया है कि ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शन लेते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन कंपनी या अदर पर्सन देती है इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को देते हैं, तो इसको डिडक्शन मिल जाती है। तो इसके जो प्रोविजो है 80GGB और 80GGC का प्रोविजो, उसमें प्रोविजन है कि डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन in respect of any such contributed by cash to political parties और इलेक्टोरल ट्रस्ट। मतलब अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर कैश में देते हो तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब प्रोविजो जो है स्पेल आउट करता है सर्कमस्टांसेस कि कब ये डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा किस कंट्रीब्यूशन पे। तो आपको क्या करता है, सर्कमस्टांसेस बताता है, ठीक है, कि कंडीशन बता रहा है, सर्कमस्टांसेस बता रहा है कि कब आपको डिडक्शन अवेलेबल होगा, जब अदर देन आप कैश करो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है 80GGC में वो प्रोवाइड करता है पर्पस ऑफ द सेक्शन ऑफ सेक्शन 80GGB और 80GGC। उसमें कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन उसमें दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टी registered under section 29A of the Representation of People Act 1951 means explanation clarify कि political party should be registered political party होना चाहिए। political party should be registered political party होना चाहिए। तब यहाँ पे आपने दो चीज देखा, एक तो आपने देखा प्रोविजो, प्रोविजो क्या करता है कि डिडक्शन लेने के लिए क्या कंडीशन है उसको इसको बताता है, और दूसरा एक्सप्लेनेशन देखा, एक्सप्लेनेशन क्या करता है, पर्पस को बता रहा है। सेक्शन का जो पर्पस है, जो पॉलिटिकल पार्टी होगी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को आप दोगे
तभी आपको ये जाके डिडक्शन मिलेगा। तो आपने हमें एग्जाम्पल समझा, एक्सप्लेनेशन और प्रोविजो। अब आइए नॉन ऑब्स्टेनेट क्लॉज। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो नोट्स पढ़ के वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में होता है कि जब आप प्रैक्टिस में आते हो, ठीक है, डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, ट्रिब्यूनल को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप सेक्शन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते बेसिस, क्योंकि आपने कभी सीखा ही नहीं। तो अभी हम जैसे समझा प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, इस तरह नॉन ऑब्स्टेनेट क्लॉज होता है। देखते होंगे कभी कभी सेक्शन जब आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट और नोट विथ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द पार्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो इस तरह का आपको नॉन ऑब्स्टेनेट क्लॉज होता है जो स्टार्ट होता है नोट विथ स्टैंडिंग। तो ये जो वर्ड जो है क्या दिखाता है कि तो सेक्शन जो है आपका, उसका जो लॉ मेकर का जो इंटेंशन है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट लाना, मतलब अदर प्रोविजन को ओवरराइड करना। मान लीजिए हमने बहुत से सेक्शन दे दिया, अब कहता नोट विथ एनीथिंग कंटेन इन द अदर प्रोविजन, अदर प्रोविजन चाहे कुछ भी कहा हुआ लेकिन यही सेक्शन इस केस में एप्लीकेबल होगा, दैट इज नोट विथ स्टैंडिंग। कोई भी सेक्शन स्टैंड नहीं करेगा इस सेक्शन के आगे, नोट विथ स्टैंडिंग, नो सेक्शन स्टैंड बिफोर दिस सेक्शन। मीन्स ओवरराइडिंग इफेक्ट हम दे रहे हैं। अगर कंफ्लिक्ट होता है ओवर द अदर प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट मेंशन इन द प्रोविजन, तो ये ओवरराइडिंग इफेक्ट देगा नॉन ऑब्स्टेनेट क्लॉज। आइए देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। सेक्शन 43 बी है। सेक्शन 43 बी क्या कहता है कि आपको डिडक्शन देता है, कोई स्पेसिफाइड सम आप करते हो, इनकम पीजीबीपी में आप कंप्यूट करते हो, तो एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे आपको आप करते हो तो कुछ पेमेंट तो आपको डिडक्शन दिया जाता है। तो उसमें एक फ्रेज लिखा हुआ है कि नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी इन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, thus it override the other provision of the act and provide deduction of payment or expenditure specified there only on the basis of actual payment, only on the basis of actual payment। ठीक है, तो नोट विथ स्टैंडिंग क्या है, आपको ओवरराइड कर रहा है। यहाँ पे ओवरराइड क्या कर रहा है ये कि आपको डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे, चाहे अदर जगह प्लेस में, अदर सेक्शन में, अदर में आपको कुछ भी लिखा हो वहां ये सेक्शन, ठीक है, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अदर प्रोविजन, ठीक है, ये सेक्शन आपको ओवरराइड करेगा। अब आइए देखिए मार्जिनल नोट्स एंड हेडिंग्स आप देखते होंगे, इसको कैसे समझना चाहिए मार्जिनल नोट्स एंड हेडिंग्स को। तो हेडिंग जो है, देखिए कोई भी सेक्शन के प्रीफिक्स में दिया हुआ जाता है, शुरू में दिया हेडिंग दिया जाता है, या ग्रुप ऑफ सेक्शन के ऊपर हेडिंग दिया जाता है, चैप्टर नेम हेडिंग दिया जाता है, सेक्शन के ऊपर हेडिंग दिया जाता है। तो ये मार्जिनल नोट्स, और मार्जिनल नोट जो होता है उसको इंसर्ट किया जाता है साइड ऑफ द सेक्शन इन ए स्टैट्यूट, एंड ये एक्सप्रेस करता है इफेक्ट ऑफ द सेक्शन स्टेटेड। अब फाइनेंस एक फाइनेंस बिल आप देखिए, फाइनेंस एक देखिए तो आपको देखिए साइड में आपको सेक्शन का हेडिंग एंड मार्जिनल नोट्स, देखिए कंट्रोल नहीं करता, जो प्लेन वर्ड्स ऑफ प्रोविजन है ना उसको कंट्रोल नहीं करता। ओनली अगर एम्बिग्यूटी आती है तो इसको रिफर किया जाता है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है। प्लेन मीनिंग लिखा हुआ तो उसको वो कंट्रोल नहीं करेगी कि आपका हेडिंग में ऐसा लिखा हुआ तो हम हेडिंग के अनुसार मारेंगे, नहीं, ठीक है। प्लेन वर्डिंग अगर आप सेक्शन में लिखा हुआ तो प्लेन वर्डिंग के अनुसार चलिएगा आप, ठीक है, और वो हेडिंग आप नोट्स है आपका, उससे वो कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन अगर एम्बिग्यूटी आती है तो आप इसका हेल्प ले सकते हो कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था लॉ बनाने के पीछे। अब आइए हम लोग समझते हैं डिफिनेशन क्लॉजेज एंड अनडिफाइंड क्लॉज वर्ड्स। देखिए आप सेक्शन देखते होंगे, कोई भी एक्ट देखते होंगे तो सेक्शन 2, सेक्शन 3 में, जनरली सेक्शन 2 में आपका डिफिनेशन क्लॉज होता है। इनकम टैक्स में सेक्शन 2 में आपका डिफिनेशन क्लॉज दिया हुआ होता है। तो ऑब्जेक्ट जो डिफिनेशन क्लॉज का है, डिफिनेशन क्यों दिया जाता है, डिफिनेशन इसलिए दिया जाता है कि आपको अब किसी सेक्शन को
सब्जेक्ट इस लॉ के अंदर किसी को समझना है और रिपीटेटिव वर्ड्स को समझना है, तो आप इसी सेक्शन मतलब जो डिफिनेशन दिया गया उसी डिफरेंस में आप उसको समझोगे। अगर स्टैट्यूट जो है, लॉ जो है डिफाइन करता है कोई पार्टिकुलर वर्ड, तो सेम शुड बी यूज। अगर तब तक कि जब तक कोई दूसरी जगह उस सेक्शन के पार्टिकुलर सेक्शन में आपको कुछ ना कहा जाए, तब तक आप उसको यूज करोगे, जैसा जो डिफिनेशन क्लॉज में दिया हुआ है। तो कोई भी वर्ड ऑकर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार अगर यूज हुआ है, और स्टैट्यूट should be generally given the same meaning unless context require otherwise। अगर कंटेक्स्ट आपको कहता है कि नहीं आप इस वर्ड को आप ऐसे समझो, देन ओके। अगर नहीं कहता है तो आप डिफिनेशन क्लॉज में जो मीनिंग दिया हुआ है उसके अनुसार ही आप उसे वर्ड को समझना है आपको। वर्ड्स नोट स्पेसिफिकली डिफाइंड, अगर डिफाइंड नहीं है तो उसका लीगल सेंस लीजिए, डिक्शनरी मीनिंग, कॉमर्शियल और कॉमन मीनिंग। Definition from any other statute cannot be borrowed। दूसरे जगह से आप जैसे मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ दिया है तो आप उसको बोरो नहीं करना है, आपको पहले लीगल सेंस डिक्शनरी मीनिंग और उससे निकालना है आपको, क्योंकि उसका पर्पस कुछ और है और इस एक्ट का पर्पस कुछ और है। तो इग्नोरिंग डिफिनेशन कंटेन इन द देन कंटेन इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ। तो अब जनरली देखते हो कि मान ली डिफिनेशन नहीं है तो हम कहते हैं कि जनरल क्लॉजेज एक्ट रेफर कीजिए। हम लोग का एक लेक्चर होगा जिसमें जनरल कमर्शियल लॉ में हम जनरल क्लॉजेज एक्ट भी कवर करेंगे, तो उसमें हम समझेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या होता है। तो इनकम टैक्स में अब अभी हम समझते हैं, इनकम टैक्स में जो डिफिनेशन जो है आपका सेक्शन 2 में दिया हुआ है, सेक्शन 2 जो है उसमें डिफिनेशन सारे दिए गए। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि डिफिनेशन पार्टिकुलर चैप्टर है जो इनकम टैक्स का वहां पे दिया जाता है, तो जनरली वो रिलेवेंट होता है उस कंटेक्स्ट में, वो रिलेवेंट होता है उस चैप्टर के लिए रिलेवेंट है जब, ठीक है, जब तक कि आपको अदर जगह कुछ और अदरवाइज मेंशन नहीं। तो ये तो हम लोगों ने देखा आज कि इंटरनल एड जो है हम कैसे लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सप्लेनेशन को समझा, प्रोविजो को समझा, नॉन ऑब्स्टेनेंट क्लॉज को समझा, मार्जिनल नोट्स एंड हेडिंग्स को समझा, डिफिनेशन क्लॉजेज एंड अनडिफाइंड वर्ड्स को समझा। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। तो एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन में देखिए, एक्सटर्नल मतलब एक के अंदर नहीं, एक के बाहर आपको देखना है चीजें। सबसे पहले इसमें देते हैं लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। देखिए, अगर आपके सेक्शन में कुछ क्लियरली मेंशन है तो आपको उस सेक्शन से रिफर करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एम्बिग्यूटीज आती है, तो हम देखते हैं कि जब लॉ बना था उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या थे, उसके अनुसार उसका मीनिंग बताते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या था, पर्पस क्या था उसको लाने का। तो इसमें आप जैसे कमीशन के रिपोर्ट, लॉ कमीशन के रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस जो होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटी होते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था बिल तो स्पीचेस क्या बोले गए थे, तो ये सब सारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, और क्या जो डिफिशिएंसी थी एग्जिस्टिंग लॉ में उसको दूर करने के लिए लाया गया था, वो क्या इंटेंशन था, उसे कैसे रिमेडी दिए गए थे, तो ये सब सारे आप हिस्ट्री में आप देखते हो, इसके से आप लॉ को समझते हो जहां एम्बिग्यूटी आती है। और एम्बिग्यूटी नहीं आती है तो आपको प्लेन एंड मीनिंग से अनुसार ही आपको लॉ को समझना है, वहां पर यूज नहीं करना है आपको। आइए देखें सर्कुलर। देखिए, सीबीडीटी सर्कुलर इशू करती है सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, जो टैक्स ऑफिसर पे बाइंड होता है और पर्सन जो इंप्लॉयड होते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट उस पर बाइंड होता है, ठीक है। वो अपना सीबीडीटी है, कोई भी इशू आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तो उस पर सर्कुलर इशू करती है, वो अपना व्यू एक्सप्रेस करती है। लेकिन ये जो सर्कुलर है बाइंडिंग नहीं होती है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल पे बाइंडिंग नहीं होगी, कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं हुआ, टैक्स पेयर पे बाइंडिंग। तो टैक्स ऐसा नहीं सीबीडीटी सर्कुलर या टैक्स पेयर पे बाइंडिंग हो जाएगी, नहीं, टैक्स पेयर को अगर बेनिफिशियल है सर्कुलर तो बेनिफिट ले, अदरवाइज वो बाइंड नहीं है इससे। इसी तरह ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल भी बाइंड नहीं है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स ये भी बाइंड नहीं है। तो ये सर्कुलर का इफेक्ट होता है।
आइए देखते हैं स्पीच। आप देखते होंगे कि बजट सेशन में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं स्पीच देते हैं बिल देने के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद। तो ये जो स्पीच जो होते हैं जो यूज किए जाते हैं, तो इसमें इससे पता चलता है कि क्या इसमें मिस्टेक थी, क्या डिफिशिएंसी थी, जिसको दूर करने के लिए रेमेडी प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है लेजिस्लेशन का, क्यों लाया जा रहा है, ये क्या पर्पस है इसका। तो ये जो स्पीचेस जो है जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में देते हैं, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसको कंसीडर करते हैं एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ए बिल। ठीक है, ठीक है। आर नोट एडमिसिबल एज एन एड, ठीक है, इसको एड के रूप में आप एक एडमिसिबल नहीं करोगे। ठीक है, जनरली इसको जो मेंबर्स जो स्पीच देते हैं इसको आप कंस्ट्रक्शन में आप यूज नहीं करोगे, लेकिन जहां पर आप इसका लॉ का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, लेजिस्लेशन क्या है, उसके लिए उसको देखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, आप देखते हुए नोट्स और क्लॉज दिए जाते हैं, अब मेमोरेंडम दिए जाते हैं जो प्रोविजन जो फाइनेंस बिल का होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई एम्बिग्यूटी आ गई है तो उसको आप उसका यूज करते हो। जैसे कि आप फाइनेंस बजट आता हो, तो बजट में आप देखते हो स्पीच रहता है, मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ बजट। देखिए मेमोरेंडम बहुत हेल्प करता है सेक्शन को समझने में। और जो सेक्शन लाया जाता है फाइनेंस बिल में, मेमोरेंडम में एक्सप्लेन किया जाता है क्यों लाया जा रहा है। अब मेमोरेंडम जरूर देखिए, अगर इनकम टैक्स को आप समझना चाहते हैं तो हर फाइनेंस एक्ट में एक मेमोरेंडम होता है, तो सेक्शन को लाने का आपको हिस्ट्री दिया जाता है, क्या मिस्टेक थी जो किसके पर्पज से लाया जाता है, और वो एक्सप्लेन करता है उस कॉन्सेप्ट को। हम लोग जब कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे, अभी नए सेक्शन जब आएंगे लेवल 3 वीडियो में आएंगे, तो हम नए न्यू सेक्शन जब भी आएंगे फाइनेंस सेक्शन में, तो हम उसका देखेंगे क्यों सेक्शन लाइव इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, इसका पर्पस क्या है, और कैसे उस जो डिफिशिएंसी है उसको दूर किया जा रहा है इससे। तो ये था इसमें टीम मेमोरेंडम। अब डिक्शनरी मीनिंग, तो डिक्शनरी मीनिंग जो है वर्ड का, तो हम देखते हैं कि जहां पर लॉ में अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है तो डिक्शनरी मीनिंग्स के अनुसार हम उस वर्ड को समझते हैं। तो यूज डिक्शनरी जहां पर वर्ड्स स्टैट्यूटरी डिफाइंड या जुडिशरी इंटरप्रिटेटेड नहीं है, तो हम डिक्शनरी मीनिंग के अनुसार देखते हैं, वर्ड्स को समझते हैं। लेकिन अगर however when there is no such interpretation or definition लॉ में दिया है, तो कोर्ट जो है टेक एड्स ऑफ द डिक्शनरी। अगर सेक्शन कोई लॉ के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन या डिफिनेशन नहीं दिया गया तो कोर्ट कैसे हेल्प लेती है, कोर्ट डिक्शनरी से हेल्प लेती है अनसर्टेन मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। तो ये हम लोगों ने देखा या इंटरनल एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट या क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे ईमेल आईडी जो दिया है rsbkeducationalservices@gmail.com, इस पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और आप यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पे आप ड्रॉप कीजिए। तो मैं आपको बहुत बार ऐसा होगा कि कभी कोई चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और किसी वीडियो में मैंने कवर कर रखा है उसको, तो मैं आप उसको उस वीडियो का रेफरेंस दे दूंगा, सो दैट आप वहां से रिफर कर लोगे और उस कंसेप्ट को वहां से समझ लोगे। कभी कभी होगा कि मैं कभी अगला लेक्चर जब लूंगा तो अगले लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और जहां पर उसका रेफरेंस होगा मैं उसको रेफरेंस दे दूंगा। कभी मैं आपको अगर नंबर वगैरह आपका अवेलेबल होगा तो मैं कॉल कर दूंगा, या आप मेल ड्रॉप करोगे तो मेल का मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और लगभग लगभग सारे कंसेप्ट जो है इनकम टैक्स के इस वीडियो में कवर होंगे, सारे इस वीडियो सीरीज में, और जो जितने भी अमेंडमेंट है वो भी कवर होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।